नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था आपसे कि हम पहले 3 दिन हिंदी का, नेक्स्ट 2 डेज इंग्लिश का और नेक्स्ट 2 डेज मैथ का के बारे में स्टडी करेंगे। इसी सीरीज़ के साथ प्यारे दोस्तों, हमने 2 दिन तक इंग्लिश और 3 दिन तक हिंदी पढ़ी थी। कल और परसों हमने टेंसेस के बारे में सीखा था, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट कराए थे भी, और उससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, इसी सीरीज के साथ हम आज मैथ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई, जिसके अंदर हम पहला जो टॉपिक है, जो पूरे अर्थमेटिक का बेस माना जाता है भी, परसेंटेज, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे भाई। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज। इसको हिंदी में क्या बोल जाता है प्यारे दोस्तों? प्रतिशतता बोला जाता है आपके पास। जिस तरह प्यारे दोस्तों हिंदी ग्रामर का जो बेस है वो वर्ण विचार माना जाता है, इंग्लिश ग्रामर का जो बेस है वो टेंसेस को माना जाता है, ऐसे ही जो मैथ का बेस है वो किसको माना जाता है भाई? आपका परसेंटेज को माना जाता है भाई। अब आइए प्यारे दोस्तों, हम सीखते हैं परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्टों के बारे में भी। अब परसेंटेज का आपने देखा होगा साइन क्या होता है, ये साइन देखा होगा आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/100 होती है। क्लियर प्यारे दोस्तों? लेकिन कोई आपसे पूछ ले कि भाई हमको परसेंटेज ला कर दीजिए भी, तब आप क्या बोलोगे? किसी भी नंबर की आप मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो आपको क्या हो जाता है, उस नंबर की परसेंटेज वैल्यू मिल जाती है अभी। इतना तो प्यारे दोस्तों आपको पता ही होगा, ये बेसिक सी बात है। अब क्या होता है भाई प्यारे दोस्तों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हम जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन से, मतलब भिन्न से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज से उसको सिंपल भिन्न में, मतलब सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए प्यारे दोस्तों, मैंने आपके सामने लिखा 50%, तो आप इस 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या बोलोगे? 50, और परसेंटेज की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 1/100, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1/100 से। आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूनी 10, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? 1/2 होगी। अब क्या है प्यारे दोस्तों, वो आपको क्या दे देगा? फ्रैक्शन दे देगा और भिन्न दे देगा, और पूछ लेगा कि भाई दी गई फ्रैक्शन को यानी भिन्न को किस में कन्वर्ट कीजिए? परसेंटेज में। मान के चलिए यही है आपके पास, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है जो एक नंबर का काम कर रही है, और मैंने बोला था कि भाई किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 100 से, मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 100 से। आप जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये किससे कैंसिल होगा? 50 से, तो मतलब 1/2 की परसेंट वैल्यू क्या बनेगी आपके पास? आप बोलोगे 50%। मैं आपसे कहता हूँ प्यारे दोस्तों कि 80% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तब आप क्या करोगे? 80 और परसेंटेज की जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1/100 से। 10 से 10 कैंसिल, आपका 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, मतलब कितना मिलेगा आपको? 4/5 यानी 4/5।
अब मैं आपसे ही बोल देता हूँ प्यारे दोस्तों कि भाई दी गई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। तो ये एक नंबर है और नंबर को जब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में। तो जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो आपके पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 20, 20 की 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास उल्टा 80%, यानी 80%। आई थिंक प्यारे दोस्तों इतना आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि भाई हम परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और भाई कैसे हम किसी फ्रैक्शन को, किसी भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों आपको एग्जाम में अपनी एक्यूरेसी लेके आनी है भाई, क्योंकि जिसकी एक्यूरेसी होगी वही उस एग्जाम को क्वालिफाई यानी क्रैक कर पाएगा। तो मैं इसके लिए आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स जो आपको लगभग हर एक क्वेश्चन में मिलेगी, उनकी आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भाई परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगी और उनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी। हमको उस पर इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है, ये चीज़ें आपको बार बार रिवीजन करना होगा भाई। और जैसे आप 2 से 3 बार इसका रिवीजन करोगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज की वैल्यू क्या होगी और परसेंटेज से फ्रैक्शन की वैल्यू क्या बनेगी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस निकलवाता हूँ प्यारे दोस्तों, आपको उसे याद करना है भी। आप उसको रिवीजन कीजिए, 1 से 2 बार वीडियोस देखिए तो आप यकीन मानिए उसको याद आराम से कर लोगे। अब देखिए प्यारे दोस्तों वो इम्पोर्टेंट परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी आपके पास। देखो मैंने यहाँ लिखा 1/2। अब इसकी आपको डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू का पता होना चाहिए, वो क्या होगी, आप बोलोगे 50%। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई 1/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगी, तब आप बोलोगे 33 सही 1/3%। ये भी मिल सकता है आपको एग्जाम में, और कई बार अब के जो एग्जाम में ये वाली वैल्यू दे के रखता है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में इक्वल होती है, मतलब 33.33% भी किसको डिनोट करेगा भाई, किस फ्रैक्शन को डिनोट करेगा, 1/3 को। नेक्स्ट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि भाई 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, तो आप बोलोगे 25% बनेगी। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, तो आप क्या बोलोगे 20% बनेगी। नेक्स्ट क्या है अभी आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भाई 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी, तो आपको इसका पता होना चाहिए 16 सही 2/3% भी। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई 1/7 की परसेंट वैल्यू क्या बनेगी, तो आप क्या बोलोगे 14 सही 2/7 मीन्स 2/7% भाई। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, तब आप क्या बोलोगे, देखिए ये और इस चीज़ को डिनोट कीजिए। यदि मैं क्या करूँ दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर दूँ, ये तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/4 टू जा यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करूँगा 25 का हाफ 12.5, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका 12.5 यानी 12 से ही 1/2% भाई। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, वो रहेगी 11 सही 1/9%। ये तो आपका एज टीज रहेगा, बस इसके आगे आपको 11 को ऐड करना भी। नेक्स्ट क्या रहेगी आपके पास 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी, तो आप बोलोगे सॉरी इस फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी 10% रहेगी। नेक्स्ट क्या है भाई आपको पता होना चाहिए 1/11 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी, ये और ये दोनों आपस में उल्टे हैं भाई, मतलब यहाँ पर तो हम क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे और ये टर्म है एज टी, जैसे 1/11 परसेंटेज आ जाएगी।
ऐसे क्या आता है, ये हमने एच टी लिखा, यहाँ 11 आ गया, ये हमने एच टी लिखा और इसका ये 9 आ गया। इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 8 से ही 1/3%। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, 1/13 की परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए, तो क्या बनेगी आपके पास, 7 से ही 9/13% भाई। एंड नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई 1/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 7 से ही ये बन जाएगी आपके पास 1/7% भाई। नेक्स्ट मैं आगे करवा देता हूं प्यारे दोस्तों, इसमें 1/15 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, आप बोलोगे जो आपने 1/6 की पढ़ी है, 16 से ही 2/3%, बस इसका एक हटा देना है 1/15 के केस में, मीन्स 6 से ही 2/3% आ जाएगी। 1/16 की आपको परसेंटेज वैल्यू पता होना चाहिए, वो क्या रहेगी, 6 से ही 1/4%। नेक्स्ट आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए सीधा ही 1/20 की, 1/17, 1/18, 1/19 की नहीं आपको याद रखनी। तो ये कितना आ जाएगी आपके पास, आप बोलोगे 5% आ जाएगी। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई 1/25 की परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, तो आप बोलोगे 4% बनेगी। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगी तब आप बोलोगे 37 से ही 1/2%। एंड एक लास्ट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन याद रखना कि भाई 4/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगी, तो ये रहेगी आपके पास 57 से ही 1/7% भाई। अब ये थी प्यारे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस जिसका आपको डायरेक्टली ही पता होना चाहिए कि भाई किसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, किसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है। मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा रहा हूँ भाई कि भाई 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 50%, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या रहेगी, परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी 33 से 1/3% या 33.33% भाई। नेक्स्ट क्या है भाई आपके पास 1/4 की ये परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी 25%, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 20%, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 16 से ही 2/3%, और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 14 से ही 2/7%, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 12 से ही 1/2%, 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 11 से ही 1/9%, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 8 से ही 1/3% भाई। 1/13 की परसेंटेज वैल्यू क्या रहेगी 7 से ही 9/13%, 1/14 की परसेंटेज वैल्यू 7 से ही 1/7%, 1/15 की 6 से ही 2/3%, 1/16 की 6 से ही 1/4%, और 1/20 की 5%, 1/25 की 4%, और 3/8 की 37 से ही 1/2%। एंड नेक्स्ट है 4/7 की आपकी क्या रहेगी 37 से ही 1/7%। तो ये थी प्यारे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन एंड परसेंटेज वैल्यूज। आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब प्यारे दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आप इसको
नोट डाल के याद रखना भाई। वो क्या है भाई, जो मैथ का बेसिक रूल क्या है भाई, कि आपको उसके अंदर जो यूनिट होती है भाई, यूनिट का मतलब जो इकाई होती है, जो क्या होती है, इकाई होती है, वो हमेशा इक्वल करनी होती है भाई। अब यूनिट यानी इकाई इक्वल कैसे भाई, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप x में से 2 घटाइए और मुझको आंसर बताइए क्या आएगा। क्या कभी आप x में से 2 घटा पाएंगे? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं घटा पाएंगे? क्योंकि इसके अंदर जो यूनिट है आपकी इक्वल नहीं है भाई आपके पास। क्योंकि जो x है एक आपका वेरिएबल है और जो 2 है आपका एक कांस्टेंट टर्म है भाई आपके पास। मतलब इसे हम बोलते हैं हिंदी के अंदर चर, और इसके हम बोल सकते हैं अचर राशि है भाई आपकी। लेकिन जब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई 6 में से 4 घटाइए, तब आप क्या आंसर देते हो कि भाई 2 आएगा। अब बताइए आपने इसमें से ये कैसे घटा दिया, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट टर्म थी, और जब हम कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाते हैं तो हमको आंसर मिल जाता है। मीन्स दोनों की यूनिट क्या थी, सेम थी, और यूनिट के रूप में क्या थी, ये कांस्टेंट टर्म। तो आप ये बोलोगे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि x में से x घटाइए, तब आप क्या बोलोगे कि x में से x घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0। अब आपने इसको कैसे घटा दिया, क्योंकि दोनों यूनिट सेम थे आपके पास, मतलब ये भी वेरिएबल था और ये भी वेरिएबल था, तब जाकर आपको एक आंसर मिला भी। तो ये थोड़ी छोटी ही चीज़ थी, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो ये चैप्टर होगा इसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा भी। अब इसी के साथ प्यारे दोस्तों हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं इसी यूनिट वाले क्वेश्चन से। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है प्यारे दोस्तों, इन्होंने ये बोल रहा है कि भाई 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है भाई। मतलब आपको क्या दिया है, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है भाई। यानी एक तो टर्म है आपके पास ये वाली, और एक टर्म है आपके पास ये वाली। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें अब एक आपको नोट डाल के याद रखनी है, जिसके पीछे का या फिर से ये वर्ड दिखे तो आपको 80% केस में वो वैल्यू अपॉन में लेनी है। अब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि भाई मैथ का रूल क्या है, आपको यदि मैथ को सोल्व करना है यूनिट को सेम करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो यूनिट है आपको ग्राम में दी गई है, और जो यहाँ पे यूनिट है वो किलोग्राम में दी गई है। वो आप पे डिपेंड है, या तो इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो और इसको एज टीज रहने दो, या फिर इसको एज टीज रहने दो और इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ये हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर हमको एक चीज़ का पता है कि भाई 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, आप बोलोगे 1000 ग्राम की भाई। अब 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम है, तो अब मुझको बताइए कि भाई 3 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होंगे। तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इसकी 1000 से, तो आप कितना बताओगे मुझको, 3000 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भाई ये 3 किलोग्राम का ये 12 ग्राम कितने प्रतिशत है। अब मैंने बोला जिसके पीछे आपको का या से मिले, मोस्टली आपको उस वैल्यू को अपॉन में लेना है भी। मतलब यहाँ तो आएगा आपके पास 3 किलोग्राम की जगह 3000 ग्राम, और ऊपर जिससे पूछा गया अभी वो वैल्यू लेंगे। और परसेंटेज के लिए, क्योंकि एक नंबर है और जब नंबर से हमको परसेंटेज में जाना है, तो मैंने शुरू में बताया था आप किसको मल्टीप्लाई करते हैं उसकी 100 से। अब बताइए
आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा भी आपके पास। 3 से इसको कैंसिल करते हैं 10 से भी, यानी 10 से, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपके 5, यहाँ पे 2। तो यानी यहाँ पर हमारे पास कितना आया आंसर, 2/5%। या तो आपका ऑप्शन है ये दे के रखे भाई, या फिर आपको दे सकता है 0.4%। मतलब हम क्या करते हैं, जो ऊपर वैल्यू होती है उसको अंदर लिखते हैं और जो बाहर होगी इसको यहाँ पर। अब क्योंकि ये वैल्यू इससे छोटी है तो छोटी होने के कारण यहाँ पर हम लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल के कारण यहाँ उतरेगा आपके पास 0। यहाँ किससे चलेगा आपके पास, 5 चौके 20 से। तो मतलब हमारे पास वैल्यू कितनी बनी, 0.4% बन गई आपके पास। तो ये आपका आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हमको पहले यूनिट को सेम करना है, सेम करने के बाद ही हमारा आंसर सोल्व होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों, ये बोल रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए, कितनी की आपको इंक्रीजिंग करनी है उसके अंदर, 10%। और नेक्स्ट आपको दिया है उसके हार में 12% की कमी कर दी जाए, यानी उसके जो डिनोमिनेटर में कितनी कमी करनी है आपको, 12% की कमी करनी है। तो क्या है, फ्रैक्शन कितनी हो जाती है हमारे पास, 15/64, मतलब 15/64 हो जाती है अभी। तो आपको वो भिन्न बतानी है क्या होगी। देखो प्यारे दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चन अभी करने वाले हैं अभी, देखो आज का ये दौर ऐसा दौर है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो लॉजिकल न निकलने के कारण वो थोड़ा डिटेल से होते हैं अभी। तो हम यहाँ पर दो तरीकों से क्वेश्चन करेंगे अपने, जिनका एक लॉजिक होगा और जो लॉजिक से नहीं निकलेंगे हमारे पास उसको एक्स मेथड से करना है अभी। मतलब एक तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन को ट्रिक से यानी लॉजिक से, और जो क्वेश्चन लॉजिक से नहीं होगा उसको हम किससे कर लेंगे, हम अपने एक्स मेथड से। और प्यारे दोस्तों, एक्स थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे आप अपना क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट निकाल सकते हो, क्योंकि हर जगह आपकी ट्रिक नहीं काम आएगी ये। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या पूछा गया था, भिन्न पूछा गया था अभी। तो हम जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन है वो मान लेते हैं x/y। इसमें क्या होता है अभी आपके पास, जो ये x है इसको हम बोलते हैं अंश, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमिनेटर भाई। जो y है इसको हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, यानी इसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। अब परसेंटेज के केस में क्या होता है, जो भी वैल्यू जुड़ती या फिर घटती है, ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, वो हमेशा 100 में से ही होगी भाई, आपके पास 100 में से होगी। अब क्या बोल रहा था इसने कि भाई आपको अंश में 10% की वृद्धि करनी है, मतलब आप इसमें क्या जोड़ दोगे, 10% जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 110% बन जाएगा आपके पास। और जो आपका हर था उसमें कितने की कमी करनी थी, 12% की कमी करनी थी। तो हर कितना था हमारे पास, y, मीन्स डिनोमिनेटर y था। तो मैंने बोला 100 में ही वृद्धि होगी और 100 में ही आपको उसको जोड़ना है, और 100 से अब 12 लेस करते हो तो कितना बचेगा आपके पास, 88%। क्योंकि ऐसा करने से जो आपके पास फ्रैक्शन है वो कितनी हो जाती है, 15/64 हो जाती है आपके पास। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ से परसेंटेज से तो आपका परसेंटेज कैंसिल हो गया अभी आपके पास, और इसको हम 8 से कैंसिल करते हैं, 88 64, यहाँ से ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 11 है, ऊपर 110 है, तो ऊपर हम इसको 10 से कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये आपके पास किससे कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दिया 15 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो वैल्यू रिमेनिंग रहती है हमको बस वही वैल्यू को सोल्व करना है। इक्वल में था आपके पास
3/8 और यहाँ बचा आपके पास ओनली 2, नीचे आपका फर्दर कुछ नहीं बचा। अब ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में थी, जब हम उसको इक्वल से यानी बराबर से उस तरफ लेके जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल मतलब उल्टी हो जाएगी भाई। तो इन दो का क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 हो जाएगा। अब देखिए और कुछ टर्म कुछ कैंसिल तो नहीं हो रही है, तो ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से, तो हमारे पास भिन्न क्या निकल के आएगी 3 एकम 3 और 8 दूनी 16। तो 3/16 हमारा क्या हो जाएगा भी एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा भी। अब चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपको, इसने बोला है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है भाई, यानी आपको बचत दी गई है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेविंग्स। वो कितनी दी गई है भाई 12%। नेक्स्ट आपको बोला है उसका जो मासिक खर्च है, मतलब उसका जो खर्चा है यानी आपको एक्सपेंडिचर दिया गया है उसका, वो कितना दिया गया है भाई 19,360 रुपये, यानी यहाँ लिखेंगे 19,360 रुपये। तो आपको पूछा क्या गया है, तो उसकी मासिक आय बतानी है आपको, यानी आपको क्या बताना है उसका इनकम बताना है कि भाई क्या होगी। अब इसी में मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि भाई मुझको बताए उसकी मासिक बचत क्या होगी, यानी मासिक जो उसकी सेविंग होगी वो भी बताए। अब प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन हमारे लॉजिकल होंगे मैं उसको एक लॉजिक यानी एक ट्रिक से करवाऊंगा, और इसके अलावा जिस पर कोई लॉजिक नहीं लगेगा वो हम किससे करेंगे, उसको एक्स मेथड से करेंगे। अब इस क्वेश्चन को निकालने से पहले आपको एक बात का पता होना चाहिए कि भाई आय क्या होती है अभी, यानी जो इनकम है। आय तब बनती है जब हम अपनी बचत के अंदर खर्चों को इंक्लूड कर लेते हैं, तब जाकर हमारी क्या बनती है आय बनती है। अब बात करें कि भाई बचत कैसे बनती है। बचत बनती है आपके पास, देखिए ये आय तो आपके पास कांस्टेंट रहेगी, ये प्लस की है बराबर से इस तरफ आके माइनस हो जाएगा भाई खर्च, तब हमारे पास क्या बचती है बचत बचती है। और कोई आपसे पूछ ले कि भाई खर्च कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए ये आपकी आय कांस्टेंट रहेगी, वहां पर जो बचत थी प्लस की थी, इधर आके वो माइनस की हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, ये तो आय होगी जब बचत में खर्चों को ऐड किया जाता है, बचत जब आय में से खर्चे को घटा दिया जाता है, खर्चा क्या होता है जब आय में से बचत को क्या कर दिया जाता है घटा दिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आपको उसकी आय बतानी थी। अब यहाँ पर देखिए उसकी सेविंग कितनी थी प्यारे दोस्तों, तो आप बोलोगे कि उसकी सेविंग थी 12%, मीन्स 12%। अब यहाँ से मैं देखता हूँ कि भाई 12% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या बनेगी, आप बोलोगे 12/100, क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। अब देखो 4 से हम इसको कैंसिल करते हैं 3 से, 4 से इसको कैंसिल करते हैं 25 से, तो यहाँ पे आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी 3/25। एक बात याद रखना प्यारे दोस्तों कि जो अपोन में होती है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू मानी जाती है, मतलब मूल वैल्यू होती है भाई के पास, और जो ऊपर वैल्यू होती है वो उसकी परसेंटेज वैल्यू मानी जाती है। मतलब जो ये 12% है वो इक्वल है 3% के, और जो ये 25 है ये इक्वल है आपका 100% के भी। आपको इस बात का पता होना चाहिए। अब इसने क्या बोला था सेविंग है ना 12%, तो कहने का मतलब जो मैन होती है वो उसकी इनकम होती है, मतलब जो उसकी इनकम है हमारे अकॉर्डिंग जो उसकी आय है वो कितनी है
25 यूनिट है भाई, ये हमने अपने अकॉर्डिंग माना है। जो उसका बचत है भाई, यानी सेविंग है उसकी, वो है 3 यूनिट। तो अब मुझको बताइए कि उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा। एक्सपेंडिचर आप बोलोगे कि आय में से आप बचत को माइनस कर दीजिए, तो 25 में से 3 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, बोलोगे आप 22 यूनिट। अब यहाँ पे आइए, आपको जो खर्चा है उसका कितना दिया गया है, 19,360 रुपये। ये तो गिवन था, ये हमारे अकॉर्डिंग था, मतलब यहाँ लिखेंगे हम जो 22 यूनिट की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, आपके पास 19,360 की। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये भी आपके पास खर्चा है, ये भी खर्चा है। अब ये इक्वल इसी कारण से हुए हैं क्योंकि दोनों यूनिट सेम है आपके पास, क्योंकि दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर को। तो यहाँ से मुझको बताए कि एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपके पास, तो आप बोलोगे 19,360 एसटी रहेगा, ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में मतलब भाग में हो जाएगा आपके पास। तो आप इसको कैंसिल करो, देखिए पहले हम इजीली 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 11 से जाएगा आपके पास, और इसको कैंसिल करेंगे आपके पास 2 नी में 18, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16 और ये जाएगी आपके पास 0। नेक्स्ट क्या है, देखिए सम और विषम स्थानों का अंतर, या तो क्या आ जाए 0 या 11 का गुणज, मीन्स 11 का मल्टीपल हो तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए ये इसके विषम स्थान है, ये इसके सम स्थान है, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 17। 17 में से 6 को हम घटाते हैं भाई, तो कितना बचेगा 11, मतलब 11 का मल्टीपल आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये नंबर 11 से कंप्लीट डिविजिबल है। तो ये किससे डिवाइड होगा आपके पास, 11 अट्ठे 88, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास 16 में से 8 गए, 11 अट्ठे 88, मतलब 880 आ गया आपके पास। तो आपको पूछा क्या गया था कि उसकी इनकम बताइए, इनकम कितनी थी उसके पास, 25 यूनिट थी, 25 यूनिट थी। अभी हमको ये पता चल गया कि भाई एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर थी, 880 की, तो 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 880 से, तो कितना बनेगा आपके पास 25 0 0, 25 अट्ठे 200, यहाँ पे आपका 20 बचेगा, और 25 अट्ठा 200, और 200 और 20 कितना हो जाएगा आपके पास 220, मतलब 22,000 रुपये उसकी मासिक इनकम थी भाई, यानी मासिक आय थी। ये निकल गया भाई हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछ ले, आपको सेकंड क्वेश्चन पूछ ले कि भाई उसकी बचत बताइए। तो बचत कितनी थी उसकी, सेविंग 3 यूनिट थी, और एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या थी 880 थी, तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास 3 मल्टीप्लाई 880, मतलब 880। इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 0 0, 3 अट्ठा 24, 2 बचेगा, 3 अट्ठा 24 है 2 26, तो 2640 रुपये क्या होगी उसकी सेविंग होगी, और 22,000 क्या होगी इनकम। आप इसमें से ये लेस करते हो तो आपके पास क्या बचेगा 19,360 रुपये, खर्चा वापस यही आ जाएगा भाई आपके पास। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चंस निकाल सकते हैं भाई। तो प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ प्यारे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों आपके पास, इसने बोला है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य निकालना है भाई। अभी देखिए कटौती का मतलब क्या होता है भाई, डिस्काउंट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, छूट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, बट्टा। अभी आपको क्या दे रखा है इसके अंदर, डिस्काउंट दी गई है, मतलब छूट दी गई है। वो कितनी दी गई है, इन्होंने दी है ये 8% भी, मतलब 8%। नेक्स्ट क्या था अभी आपके पास, इसका मूल्य इतना हो जाता है, वो मैं अभी बताता हूं कितना है ये 4600 रुपये। तो आपको क्या निकालना है, इसका अंकित मूल्य निकालना है, मतलब MRP।
मैक्सिमम रिटेल प्राइस निकालना है इसका, अंकित मूल्य बताना आपको इसका। अब ये चीज मैंने आपको क्यों छुड़वाई है, तो आप इसमें एक कॉन्सेप्ट याद रखना भी, जितने भी हम डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें ये हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका, यदि आप मतलब इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बताने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा MRP पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जो लाभ या हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। अभी अब यहाँ पर प्यारे दोस्तों, जो आपको डिस्काउंट मिलेगी किस पर मिलेगी, MRP मतलब अंकित मूल्य पर मिलेगी। यदि आप MRP पर जो डिस्काउंट देते हो वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, ये बात याद रखना, वो सेलिंग प्राइस के बराबर रहेगा, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर भाई, यानी यहाँ लिखेंगे हम सेलिंग प्राइस के इक्वल रहेगा वो। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखना। तो अब हम इस बात को समझते हैं कि भाई उस पर 8% की छूट देने के बाद उसका मूल्य इतना हो जाता है, अभी अंकित मूल्य निकालिए, मतलब इतना हो जाने का मतलब क्या है, ये इसका विक्रय मूल्य है भाई वस्तु का, कि उस दुकानदार ने उस वस्तु को इतने रुपए में बेच दिया भाई। अब इसको निकालने का तरीका क्या है भाई, अब अंकित मूल्य निकालना है हमको। मान लिया अंकित मूल्य हम ₹X अज्यूम कर लेते हैं भाई, उस पर कितनी की डिस्काउंट दी गई, 8% की, और 8% की डिस्काउंट दी गई है तो बेचा कितने की गया होगा उसको, तो आप तो कहोगे कि भाई 100 में से 8 माइनस करके, और इस परसेंटेज के नाम का क्या आ जाएगा आपके पास, अपॉन में 100, क्योंकि ये भी आपका सेलिंग प्राइस बन गया और ये भी आपके पास सेलिंग प्राइस, दोनों यूनिट इक्वल हो गई, तो इसलिए मैं इस वैल्यू को यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी सेलिंग है ये भी सेलिंग है। अब यहाँ से इसको आप सोल्व करते हैं तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे इसमें से लेस किया तो 92/100 इक्वल टू ये वाला आपके पास। अब इसको आप कैंसिल करोगे, मैं करता हूँ यहाँ से 2 से कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे आपके पास आएगा 2 चौके 8 और 2 छके 12 भी। क्लियर प्यारे दोस्तों, तो नीचे तो आपके पास बचा 50 और ऊपर आ गया आपके पास 46, और यहाँ भी क्या है आपके पास 46, तो ये इजी रहेगा कैंसिल करना। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, यहाँ आ गया आपके पास 100, ये डिवाइड में था, इक्वल से उस तब जाके मल्टीप्लाई में, मतलब 50। अब ये कितने जीरो हो गई भाई, 1 2 3, तो यानी x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5000 रुपीज़ लिख सकते हैं। ये प्यारे दोस्तों हमारा आंसर है, यानी और x क्या मानना था आपने, ये अंकित मूल्य माना था भाई। तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, MRP निकाल सकते हैं। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा भाई। बस इसके लिए कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, MRP पर हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है, और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य के बराबर रहेगा भी। अब चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, ये है आपके पास नेक्स्ट टाइप से रिलेटेड भी। अब इसने क्या कहा है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो इसने क्या बोला है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी भाई। अब यहाँ पे आपको दो करैक्टर दिए गए हैं भाई, एक तो है आपके पास ए और दूसरा है आपके पास बी। ये क्या बोल रहा कि भाई ए की आय इस बी की आय से 25% अधिक है। तो यदि मैं अज्यूम कर लूँ कि बी की जो आय है वो 100 रुपये है, तो ए की आय क्या होगी, इसका 25% अधिक का मतलब 125/100, 100 से 100 कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ जाएगी 125 रुपये। पूछा क्या गया है कि भाई बी की आय ए की आय से कितने रुपए कम है, तो कितने रुपए कम है ए की आय से,
तो आप बोलोगे 25 रुपये कम है। ए की आई से, मैंने अभी वर्ड बताया था का या से जिसके पीछे लगेगा वो वैल्यू आपको किस में लेनी है, अपोन में। और परसेंटेज पूछा था भाई, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 100। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 25 कम 25, 25 पंजा 125, 5 दूनी 10, मतलब कितने प्रतिशत कम है भाई बी की आय, तो आप बोलोगे 20% कम होगी भी। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अभी। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, एच टी सेम है प्यारे दोस्तों, ट्राई कीजिएगा और आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार और इसको रिपीट करवा रहा हूँ। ये बोल रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है भाई, यानी इसमें भी दो कैरेक्टर है आपके पास, एक तो ए है और एक बी है। इसने कहा है आपको पास कि जो ए की ऊंचाई है ना बी की ऊंचाई से 20% कम है भाई। अब यहाँ पर देखिए भाई, तो यदि मैं क्या कर लूँ, इस जो बी की ऊंचाई को 100 यूनिट अज्यूम कर लूँ, तो 20% कम का मतलब 100 में से घटेगा 80 बटे में 100, 100 से 100 कैंसिल, मतलब इसकी हाइट 80 यूनिट मान लेता हूँ। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई ए की हाइट यानी ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी। अब से वर्ड किससे के पीछे लगा है, बी के पीछे लगा है, तो अपोन में हम किसकी वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू भाई। अब बी की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है भाई, तो आप बोलोगे 20 यूनिट। और बी से पूछा है तो डिवाइड बाय में 100, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई में 100। तो इस 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 20% क्या होगी, हाइट कम होगी किसकी, इस ए की बी से। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। प्यारे दोस्तों उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है प्यारे दोस्तों आपको, अब इसको समझिएगा प्यारे दोस्तों। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च न बढ़े भाई। अब क्या बोल रहा है भाई इसने, जो चीनी का प्राइस है भाई, यानी चीनी का जो मूल्य है उसमें क्या कर दी गई है, 20% की कमी कर दी गई है। अब यहाँ पर देखिए भाई, आप अपने से ही लेके देखिए, यदि किसी सामान का मूल्य कम हो जाता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसको ज़्यादा खरीदें। तो इन्होंने यही कहा है कि भाई गृहिणी जो भी चीज़ खरीद के लाती थी कि जो प्राइस है, मतलब चीनी दिया है उसने कि भाई उसके मूल्य में 20% की कमी हो गई, तो सीधी सी बात है कि वो चीज़ ज़्यादा खरीद कर लाएगी। तो भाई उसने कहा है कि भाई तो वो इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि जो खर्च न बढ़े भी, मतलब जो खर्चा वो पहले किया करती वही खर्चा अब करे भी। देखिए इसको बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे हम। अब यहाँ पर क्या दिया है आपको 20%, और 20% की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद कराई थी, वो क्या होती है आप बोलोगे 1/5 होती है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इस टाइप से दो एरो लगाएंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे भाई पहले, और यहाँ पर हम लिख लेंगे अब देखिए पहले जो चीनी का प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, आप मानोगे उसको 5 यूनिट। अब उसमें क्या हो गई भी आपके पास 1 यूनिट की कमी हो गई, क्योंकि इन्हें कमी बोल रहा है ना भाई, और कमी क्या है परसेंटेज वैल्यू है, और जो परसेंटेज वैल्यू वो ऊपर आती है भाई। तो 1 की कमी हो गई, अब उसका जो चीनी का प्राइस क्या होगा 4 यूनिट होगा। हम मान के चलेंगे कि जो पहले खर्चा करती होगी कितना करती होगी, इन दोनों का एलसीएम करती होगी, मतलब 20 यूनिट का या 20 रुपए का खर्चा करती होगी। अब ये क्या थी भाई, उसका प्राइस यानी जो चीनी था भाई
उसका मूल्य था भाई। अब देखिए, जब वो 20 रुपये का खर्चा करती होगी और 5 की दर से करती होगी, तो वो कितनी चीज़ खरीद कर लाती होगी, मतलब यहाँ आएगी क्वांटिटी यानी मात्रा, कि भाई कितने किलोग्राम चीनी खरीदती होगी। तो ये हम करेंगे इसको, इससे 5 चौका 20, तो ये 4 यूनिट चीनी खरीद कर लाती होगी। लेकिन जैसे प्राइस घट गया तो भाई उसको खर्चा उतना ही रखना है, खर्चा नहीं बढ़ाना, खर्चा 20 का 20 ही रखना है। तो अब कितना सामान खरीद के लाएगी वो, 5 यूनिट खरीद के लाएगी वे के पास, क्योंकि प्राइस कम हुआ चीज़ ज़्यादा खरीद के लाएगी, जब प्राइस ज़्यादा था तो चीज़ कम खरीद कर लाती थी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसने क्या क्या कहा है आपको कि भाई इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो यानी हमको यहाँ पे नोट करना है, क्योंकि कमी तो हम इसमें ही करेंगे ना। तो कितने की कमी की जाएगी भाई, आप बोलोगे 1 की कमी की जाएगी। और किस पे हो रही है कमी, आप बोलोगे 5 पे हो रही है। और परसेंटेज में इसने वैल्यू पूछी है तो मल्टीप्लाई 100। तो आप इसको इससे कैंसिल करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 20%। तो उसको अपनी खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी, 20% की। ये हमारे पास प्यारे दोस्तों रिक्वायर्ड आंसर है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है ना। आप बोलोगे कि भाई हमें तो ये आते हैं, लेकिन आराम आराम से इसका एक बेस बनेगा, हम जीरो से हाई की तरफ जाएंगे प्यारे दोस्तों। आज के लिए हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किए और बेसिक्स क्वेश्चन किए, और कल करेंगे हम थोड़े से हाई लेवल्स के क्वेश्चंस भी। तो प्यारे दोस्तों, हम वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्यारे दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।